डेंसर मटेरियल। सो अब लिखिए लेयर्स ऑफ द अर्थ। डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, या फिर सिंपल लिखिए लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब लेयर्स बहुत ज्यादा है आपके अर्थ की, 3 और 3 की ही आगे सब कैटेगरी है, तो वो भी आगे 2-2 भागों में विभाजित है। तो लेयर्स ऑफ द अर्थ, जिसमें आपको पता है ये सबसे पहले क्या आता है, क्रस्ट आता है, फिर क्या आता है मेंटल, फिर आता है कोर। इसकी डायग्राम आपने बनाई भी है पहले। सो आप लिखना शुरू करिए, उसके बाद एंड में एक डायग्राम बनाएंगे एंड देन इसको कंक्लूड कर देंगे। पहला है आपके पास क्रस्ट। जो आपके पास लेयर जो है उनमें से पहली जो आती है, फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, CRUST। जैसे कि पिज्जा की क्रस्ट होती है ना, थिन क्रस्ट पिज्जा है ना, आप चाहते हैं बिल्कुल थिन क्रस्ट हो। मोमोज कैसी चाहिए आपको, बिल्कुल थिन क्रस्ट, सो दैट आप ज्यादा मैदा ना खाएं, बहुत सॉफ्ट, अब भूख लग जाएगी इस चक्कर में। सो क्रस्ट, it is the uppermost part of the earth. It is the uppermost part of the earth. तो ये अर्थ का सबसे uppermost part है। So this is uppermost part of the earth. It is divided into continental crust. It is divided into continental crust and दूसरा कौन सा है, ओशनिक क्रस्ट। सो इट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, फुल स्टॉप। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ लाइटर मिनरल्स। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ लाइटर मिनरल्स, मतलब लाइटर पार्टिकल्स, लाइटर मिनरल्स और मटेरियल्स सच एज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ लाइटर मिनरल्स और मटेरियल्स सच एज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सो आपका जो ये अपर मोस्ट पार्ट है दैट इज क्रस्ट भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक है कॉन्टिनेंटल, एक है ओशनिक। तो कॉन्टिनेंटल जो है यहाँ पे मटेरियल जो है वो लाइटर है, लाइटर मटेरियल से बना होता है ये, और ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है। नेक्स्ट लिखिए, इट हैज, इसी में कंटिन्यू करेंगे। इट हैज एवरेज थिकनेस ऑफ अराउंड, it has average thickness of around कितना, 35 किलोमीटर्स। It has average thickness of around 35 किलोमीटर्स। अब आप लिखिए नोट करके, मतलब ऐसे इसको लिखिए ऐसे। अब लिखिए in case of high mountains, the thickness becomes double, the thickness या फिर this thickness becomes double because there is doubling of earth crust, अर्थ के साथ एपोस्ट्रोफी एस, अर्थ्स क्रस्ट। तो जहां पे भी आपके बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, फॉर एग्जांपल जहां पे आप बैठे हैं, यहाँ से नीचे अगर आप जाएंगे, मतलब अगर आप डिगिंग करना शुरू करते हैं तो 35 किलोमीटर तक जो है वो आपकी क्या मिलती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। बट यही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर आप कहीं हिमालय में चले जाएं तो वहां पे ये डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हिमालय के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे भरते भरते, सिंपल समझिए कि क्रस्ट की लेयर है
पहाड़ कैसे हैं? पहाड़ भी चट्टानों से बने हुए हैं, तो वहां पे डबल हो जाता है ये अर्थ का क्रस्ट। तो वहां पे अर्थ क्रस्ट कितनी होगी? सिंपल, वहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी होगी? 70 किलोमीटर, क्योंकि बड़े बड़े माउंटेन जो है उनके ऊपर, उनके नीचे क्रस्ट डबल होती जाती है, क्योंकि वो भी क्रस्ट से ही बने हुए हैं। नेक्स्ट लिखिए, हिमालयाज एक्सपीरियंस डबलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। सिंपल लिखिए, जैसे लिखा ना डबलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, एग्जांपल हिमालयाज। सो हिमालयाज में आप अगर जाते हैं तो देयर इज डबलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, या फिर हिमालयाज एक्सपीरियंस डबलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, हिमालयाज एक्सपीरियंस डबलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। एंड देयरफॉर, आगे लिखिए, एंड देयरफॉर volcanoes are absent, therefore volcanoes are absent in the Himalayas, therefore volcanoes are absent in the Himalayas। तो इसीलिए हिमालयाज में जो आपके वोल्केनोज हैं वो एब्सेंट रहते हैं, वोल्केनो नहीं पाए जाते हिमालयाज में। स्टिल उनके नीचे, उसकी क्रस्ट के नीचे स्टेनोस्फीयर है, उसके नीचे भी, बट द थिंग इज वो हीट जो है वो ट्रैप रहती है, चट्टानों के थ्रू निकलना शुरू करती है, वो चट्टानों से ऊपर आते आते वो एक गैस की फॉर्म में निकलती है, तो उसे आप कई बार शेल गैस भी कह देते हैं। बट वही गैस जो है जब उसके ऊपर कहीं पानी होगा, फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जाके एक लेक होती है, तो वो जो हीट है वो ऊपर आती है। अब इस हीट ने बाहर निकलना, ज्वालामुखी की फॉर्म में तो नहीं निकल पाती वो, पर वो गैस की फॉर्म में ऊपर आती है। अब ऊपर पानी होगा तो उस पानी को उबाल देती है, फिर आपको कहते हैं कि गर्म पानी का चश्मा है ना, मणिकर्ण साहब, या फिर बहुत जगह पे आप देखेंगे कि गर्म पानी के चश्मे हैं, तो वहां पे वोल्केनो नहीं होता, बट ये वोल्केनो की जो हीट है वो ऊपर गैस की फॉर्म में आती है, ऊपर जितना भी पानी होगा उसको वो गर्म कर देगी, उबलता हुआ पानी होगा, तो उसको आप कहते हैं कि ये गर्म पानी का चश्मा, या फिर हॉट स्प्रिंग जिसे कहते हैं आप। सो हिमालयाज में देयर इज absence of volcanoes, full stop। नेक्स्ट देखिए, ग्रेनाइटिक रॉक इज द मोस्ट कॉमन, या सिंपल लिखिए, ग्रेनाइट रॉक इज द मोस्ट कॉमन, ग्रेनाइट रॉक इज द मोस्ट कॉमन रॉक ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ग्रेनाइट रॉक इज द मोस्ट कॉमन रॉक ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का सबसे कॉमन जो रॉक है या फिर कोई चट्टान जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सामान्य पाई जाती है, वो है ग्रेनाइट। तो यहाँ पे ग्रेनाइट रॉक्स ज्यादा पाई जाती हैं। अब दूसरा पार्ट लिखिए, औषधिक क्रस्ट। पहले देखा आपने क्रस्ट को दो भागों में विभाजित है, जिसमें से एक जो है आपका, ये देखिए कि लेयर ऑफ द अर्थ में हमने देखा कि क्रस्ट है, क्रस्ट अपर मोस्ट पार्ट है पूरे आपके पृथ्वी का, और उसमें दो पार्ट है, एक कॉन्टिनेंटल के बारे में हमने देख लिया, इसमें लाइटर मटेरियल होते हैं, सिलिका एल्यूमिनियम, एवरेज थिकनेस 35 किलोमीटर है, पहाड़ों के नीचे डबल हो जाता है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर क्रस्ट बढ़ती जाती है, वोल्केनोस कम है वहां पे, एब्सेंट है, और ज्यादातर ग्रेनाइट यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट, सो मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन में समझाया था कि ओशन वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओशन के नीचे आपने देखा नहीं है। अब जो ओशन के नजदीक रहते हैं वहां के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता मैं केरल वगैरह में या फिर बैंगलोर, इस एरिया में जहाँ पे नियर बाय समंदर है ना, तो वो तो समझ जाते हैं कि समंदर के नीचे भी एक जमीन पाई जाती है जिसे ओशन फ्लोर कहते हैं। बट यहाँ पे समझाना मुश्किल है ना, क्योंकि देखा नहीं है आपने ओशन फ्लोर। यार ओशन फ्लोर देखते हैं, छोड़ो, है ना, आज हम देखते हैं ओशन फ्लोर कहाँ से जाएगा बाहर, नोट सेव कर देते हैं, कोई बात नहीं। ओशन फ्लोर यूट्यूब खोला हुआ है आपने, ओशन फ्लोर, ये वाला है, ये वाला, ये तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको वैसा देखना है तो फिर हम इस पर टाइप करते हैं ओशन बॉटम रिलीफ। ये है ओशन वाटर रिलीफ।
ये देखिए, ये है ओशन के नीचे की सतह, है ना, बहुत चैलेंजिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये है एरिया जिसको हम कहते हैं कि दिस इज द कॉन्टिनेंटल पार्ट। ये जो हरा एरिया दिख रहा है ना, ये है बीच एरिया। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये है बीच। बीच में से आगे जाके यहाँ पे थोड़ा पानी नॉर्मल रहता है, पर सभी ओशन में ऐसे नहीं होता कि सीधा जाके ट्रेंच आ जाएगी, बट सिंपल समझने के लिए। तो ये एरिया यहाँ से शुरू हो रहा है पानी, तो यहाँ पे पानी की गहराई धीरे धीरे कम होती जाएगी। यहाँ से जैसे ही नीचे जाएगा तो कॉन्टिनेंटल ब्रेक या कॉन्टिनेंटल देखेंगे बाद में, पर सिंपल समझिए कि उसके बाद गहराई बढ़ती जा रही है, फिर और गहराई बढ़ती जा रही है। अब नीचे जाके प्लेन एरिया आता है, दिस एरिया। ये जो प्लेन एरिया इसको कहते हैं ओशन फ्लोर। तो ये जो नीचे आपको बिल्कुल प्लेन एरिया देखने को मिल रहा है, दैट इज ओशन फ्लोर। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस हैं। यहाँ पे आपकी अगेन यहाँ पे खाई आ गई, ये भी आपकी खाई आ गई, अगेन वैसा ही दोनों साइड पे सेम ही है, ठीक है। तो वहां पे भी उतराई आ रही है, ये आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट है, यहाँ से समंदर स्टार्ट हुआ, फिर गहराई, फिर ये आपकी बीच में ट्रेंच आ गई, दिस इज ट्रेंच, है ना। सो अब सिंपल देखिए, हमने कहा कि आगे आपका जो टॉपिक आएगा जिसको हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपको बताया था कि देयर इज डीप इनसाइड अर्थ, समंदर के नीचे देयर इज मैग्मा एंड लावा जो कि मूवमेंट करता रहता है। अब इस एरिया से जो है वो लावा ऊपर की तरफ को चढ़ता है। ये यहाँ पे पहले रिज बनाएगा, फिर दूसरी बनाएगा, तीसरी बनाएगा, चौथी, ऐसे कर करके रिजेस बनाता रहता है। अब ये रिजेस बनती रहती है, टूटती रहती है और खत्म होती रहती है। अब यहाँ पे रिज बन रही है, देन ये टूटती जाएगी एंड देन डिन्यूट होके अगेन ट्रेंच में जाके गिर जाएगी। यही ट्रेंच में से बार बार ऊपर आता रहेगा, गिरता रहेगा, मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर बन रही है, फिर टूट रही है, फिर बन रही है, फिर टूट रही है, जिसको हम बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। तो ये बाद में हम देखेंगे। अब इसी में अगर हम बात करें, आपके पास पहला आ गया, दिस इज जो प्लेन एरिया उसको कहते हैं ओशन फ्लोर। ये जो आपकी बन रही है रिजेस, इनको कहते हैं मिड ओशनिक रिजेस, की समंदर के बीच बनने वाली कुछ एक रिजेस, ऊंची चोटियां। अब ये है आपके वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं, ये भी इसी प्रोसेस से बन रहे हैं। लंबे समय बाद जब ये रिजेस की हाइट बढ़ती जाएगी, मतलब इसमें सिल्ट इकट्ठी होती जाएगी, मलबा इकट्ठा होता जाएगा, ये बनते जाएंगे। अब जब ये पानी के बाहर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये पानी के बाहर है तो नीचे वोल्केनो ही है। अब ये ऊपर जब बन जाएगा तो उसको बोलेंगे वोल्केनिक आइलैंड, जिसके ऊपर लोग रहते हैं, जैसे कि इंडिया का बैरन आइलैंड जो है वो भी वोल्केनिक माउंटेन है, मतलब वोल्केनो से की एक्टिविटी से बना है। अब आगे इसमें अगर आप देखेंगे, ये धुआं उठ रहा है यहाँ पे, दिस पार्ट, तो ये क्या है, ये वायलेंट वोल्केनो है। वायलेंट मतलब जहाँ पे बार बार एक्टिविटी चलती रहती है, बार बार फटता रहता है, जो वोल्केनो फूटता रहता है, विस्फोट करता रहता है। अब ये वोल्केनो जो है ये साइलेंट हो चुका है। साइलेंट मीन्स अभी इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं है, मतलब बार बार इसमें से मैग्मा लावा बाहर नहीं निकलता, बट इसमें से निकल रहा है। तो जहाँ पे मैग्मा लावा एक्टिव रहता है उसको बोलते हैं वायलेंट वोल्केनो, और जो साइलेंट रहता है उसको बोलते हैं फिशर। एक फिशर टाइप का भी होता है, एक मतलब अलग अलग है। फिशर जो स्लो मूवमेंट होती है, वायलेंट जो उसमें बहुत धमाके से चीजें बाहर निकल के आती हैं। ये जो नीचे आपको दिख रही है ना समंदर के नीचे, दीज आर द ट्रेंचेस, जिसे आप कहते हैं खाई या ट्रेंच, जैसे मैरियाना ट्रेंच। तो समंदर के नीचे ऐसे खाइयां भी हैं, ऐसे पहाड़ भी हैं, छोटी छोटी रिजेस भी हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं। इन्हीं रिजेस को मैंने बताया था कि लगभग पूरे समंदर में 78,000 ऐसी रिजेस पाई जाती है। पीछे तक देखिए आप, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे भी रिजेस है, ये रिजेस है, ये है, ये यहाँ पे रिजेस है, सारी की सारी रिजेस है। तो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, इसको कहेंगे वोल्केनिक आइलैंड, इसको कहेंगे मिड ओशनिक रिज, इसको कहेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। स्लोप क्यों, क्योंकि यहाँ से पहले ये देखिए यहाँ ज्यादा सही है, पहले ये बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम से स्लोप नीचे की तरफ को आ रही है, फिर कॉन्टिनेंटल ब्रेक भी आता है, यहाँ पे पूरा का पूरा टूट जाता है, तो एकदम से खाई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लाके चलो आप, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ये बहुत डिस्टेंस है। यहाँ पे पानी की गहराई अगर आप लेके चले तो ये कुछ 1 मीटर तक होगा, यहाँ पे किलोमीटर की बात है। तो ओशन के नीचे बड़ी सारी चीजें हैं, ओशन ही है फिर, है ना, वो महासागर है, वो सागर नहीं, वो महासागर है, वो विशालकाय है। तो दिस इज, इसको कहते हैं एक्सप्लोरिंग दी ओशन फ्लोर, की ओशन फ्लोर पे नीचे क्या क्या पाया जाता है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, मछली ज्यादा यहाँ पाई जाती है,
है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, और हम भी यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि हमें मछली खानी है। अब इससे नीचे नहीं जाएंगे आप सोच लीजिए आपकी शिप यहाँ से चल रही है, आप इतने ज्यादा हाइट पे हैं, इतना बड़ा समंदर है, गहरा समंदर है, मतलब पिक्चर में भी देखने को लग रहा है कि कितना गहरा है। अब कोई अगर इस ट्रेंच में जाके घुस जाए तो निकल नहीं सकता वापस। प्रेशर टेम्परेचर दोनों, यहाँ प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर गिरता जाएगा, एंड वो हार्मफुल होगा। अगेन यहाँ पे भी आपके पास ये ट्रेंच ही है, ये भी ट्रेंच है, देखिए ये बीच में ये भी दरारें हैं, ये भी ट्रेंच है, बीच बीच में ट्रेंचेस हैं। तो ये है आपका ओशन बॉटम रिलीफ। अब आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। कर के रहे थे आप, ओशन बॉटम में पहुंच गए हम कर रहे थे अभी ओशनिक क्रस्ट, तो वही क्रस्ट के बारे में कि ओशन के नीचे जो क्रस्ट पाई जाती है, दिस इज ओशनिक क्रस्ट। सेकेंड पार्ट इसमें लिखिए, इट इज मेड ऑफ रॉक्स ऑफ हायर डेंसिटी, it is made up of rocks of higher density। तो ऐसी चट्टानें जिनकी डेंसिटी ज्यादा है उनसे ये बना होता है। It is made up of rocks of higher density, that is basalt, BASALT। आदत डाल लो अभी इन चीजों की कि बासाल्ट कहाँ मिलेगा और ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा। बासाल्ट, the average thickness is 5 kilometers, the average thickness is 5 kilometer, average thickness is 5 kilometers, it is dominated by, the average thickness is 5 kilometers, it is dominated by मतलब ज्यादातर इसमें कौन कौन सी मटेरियल पाए जाते हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम इसमें ज्यादा पाया जाता है, एल्यूमिनियम नहीं आएगा इसमें, एक मिनट एल्यूमिनियम कट कर दीजिए, ये सिलिका, मैग्नीशियम और कुछ एक पार्ट इसमें आयरन का होता है, स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में। तो यहाँ पे सिलिका, मैग्नीशियम पाया जाता है, मतलब ये SiMa ये है इसमें, सिलिका, मैग्नीशियम और थोड़ा सा अमाउंट आयरन का। द क्रस्ट मेंटल बाउंड्री इज नोन एज, पता ही आपको, द क्रस्ट मेंटल बाउंड्री इज नोन एज मोहोवोरिक डिसकंटिन्यूटी। The crust mental boundary is known as mohovoric discontinuity। जहां पे ये बेंड हो जाता है, जब आप क्रस्ट से मेंटल में जाते हैं तो उस डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं मोहोवोरिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, सो ये था आपका क्रस्ट के बारे में। नेक्स्ट है मेंटल। तो पहले आपने क्रस्ट को डाला, फर्स्ट पॉइंट, या ऐसे डाला था आपने, ऐसे डाला था न्यूमेरिकल ऐसे। सो सेकंड आपके पास मेंटल, सेकंड इज मेंटल। सेकंड जो लेयर है आपके अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, दैट इज मेंटल लेयर। सो ये भी आगे दो भागों में विभाजित है, एक है अपर मेंटल, एक है लोअर मेंटल। तो आप लिखिए, इट इज डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल and lower mental. It is divided into upper mental and lower mental, upper mental and lower mental. Full stop. The uppermost part of upper mental, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अंडरलाइन करना। The uppermost part of upper mental, uppermost part of upper mental and crust is known as lithosphere।
इज नोन एज लिथोस्फीयर। तो क्रस्ट और जब अपर मेंटल मिलता है तो ये क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर, इज नोन एज लिथोस्फीयर। is known as lithosphere. Full stop. It is in solid state. lithosphere किसमें होती है, solid state. It is in solid state, made up of it is in the solid state and made up of layer of sedimentary rocks and made up of layers of sedimentary rocks। तो आपकी जो sedimentary rocks हैं उनसे मिलकर बनता है ये। sedimentary rocks कौन सी है, जैसे सिंपल एग्जांपल इज सॉइल, है ना, सॉइल भी sedimentary rock है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द टॉप 200 किलोमीटर्स ऑफ मेंटल the top 200 kilometers of mental is made up of the top 200 kilometers of mental is made up of weak rocks known as asthenosphere. The top 200 kilometers of mantle is made up of weak rocks known as asthenosphere. तो मेंटल का जो टॉप ऊपर से नीचे तक जो पहला भाग है उसमें 200 किलोमीटर तक अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको वीक रॉक देखने को मिलेंगे जिसको बोलते हैं asthenosphere. Full stop. And it is the source of magma or lava, and it is a source of asthenosphere is a source of magma and lava. As per the plate tectonic theory, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, as per the plate tectonic theory, ये थ्योरी है, आगे पढ़ेंगे आप। as per the plate tectonic theory, इसमें लिखिए आगे, the lithospheric plates slides और glides, सामने देख के लिखिए, the lithospheric plates slides or glides over plastic asthenosphere. तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, जैसे आप कहते हैं कि इंडियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, जितनी भी आपकी प्लेट्स हैं बड़ी बड़ी मेजर माइनर प्लेट्स, दीज प्लेट्स स्लाइड या फिर ग्लाइड करती हैं ओवर दी प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर। जो भी आपका एस्थेनोस्फीयर का पार्ट है उसके ऊपर ही ये तैरती हैं या फिर स्लाइड करती हैं, मूवमेंट करती हैं। फुल स्टॉप। which is in the semi molten medium, मतलब सेमी लिक्विड। सो जो ये एस्थेनोस्फीयर है, इट इज इन दी सेमी मोल्टन मीडियम और सेमी लिक्विड मीडियम विच इज जेली लाइक स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर, तो ये एक जेली स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है। सो दिस इज एस्थेनोस्फीयर। फुल स्टॉप के बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अगेन चेंज द पैराग्राफ। उसके बाद लिखिए द लोअर मेंटल इज मेड अप ऑफ, द लोअर मेंटल is made up of rocks of, the lower mantle is made up of rocks of high density, तो जो लोअर पार्ट है आपके मेंटल का, दैट इज मेड अप ऑफ रॉक्स ऑफ हायर डेंसिटी which is in the solid state, जो कि ठोस अवस्था में है, मतलब सॉलिड है, सॉलिड स्टेट, which is proved by high velocity, which is proved by high velocity P and S wave, high velocity P and S wave। अब देखिए इसमें S wave क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड मटेरियल है, लोअर मेंटल पार्ट में देयर इज सॉलिड मटेरियल, और ये हाई डेंस भी है, तो हाई डेंसिटी भी है प्लस सॉलिड भी है, दैट इज बाय दोनों की स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि S भी इसमें कंफर्टेबल है मूव करने में, एंड P तो वैसे भी डेंसर मटेरियल में ज्यादा ही फास्ट मूवमेंट करता है। सो ये आपका मेंटल का पार्ट। नेक्स्ट आप देखिए कोर, CORE, कोर। थर्ड पार्ट इज कोर। अच्छा ऐसे नहीं लिख रहे, इसको आपने दूसरा न्यूमेरिकल डाला है ना ऐसे। दिस इज CORE, दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट, सबसे इनर पार्ट है अर्थ का। सो कोर, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द, इट इज द इनर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ, innermost layer made up of, this is the innermost layer made up of denser materials such as denser materials such as nickel and आयरन, निकल एंड आयरन, तो इसको आप नाइफ भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, NIFE, निकल एंड आयरन। तो सबसे इनर मोस्ट पार्ट इज दी कोर पार्ट, और ज्यादातर इसमें आपको डेंसर मटेरियल देखने को मिलेगा, एंड ये डेंसर मटेरियल है आपका निकल एंड आयरन। फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिए इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू outer core, it is further subdivided into outer core and inner core। तो ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज आउटर कोर एंड दी इनर कोर। तो सबसे पहले आउटर कोर आएगा, तो हमने सीक्वेंस के हिसाब से आउटर कोर के बारे में ही लिखना है। अब आउटर कोर आपने देखा कि आपके अर्थक्वेक वाले पार्ट में, सिस्मिक पार्ट में भी आपका आउटर कोर जो इसने काफी हेल्प किया टू डिटेक्ट कि कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन सी डेंसिटी के मटेरियल है, कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड या फिर सॉलिड में। सो आउटर कोर ने हेल्प किया था। तो आउटर कोर के बारे में आप लिखिए, आउटर कोर इज इन लिक्विड फॉर्म। इसका अभी यहाँ पे अपने लिखना कि क्यों है। सो आउटर कोर इट इज इन liquid form because it is in liquid form because the rate of increase of temperature is more dominant. The rate of increase of temperature is more dominant, whereas pressure is
whereas pressure is comparatively lesser, whereas pressure is comparatively lesser. तो कह रहे हैं कि why this outer core is in liquid state, क्योंकि जैसे आप लिक्विड इसमें जाते हैं, सॉरी आउटर कोर में जाते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि इसकी जो कंडीशन है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो जा रही है, पर प्रेशर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, प्रेशर उसके मुकाबले में कम है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी चीज को सॉलिड टू लिक्विड कर रहे हो, देन यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर और प्रेशर कम कर दीजिए। और अगर आपको इसको लिक्विड से सॉलिड में लेके जाना है तो प्रेशर बढ़ा दीजिए और टेम्परेचर गिरा दीजिए, तो फिर वो उल्टा हो जाएगा। मतलब ये रिवर्स रिएक्शन है एक टाइप से। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे आप आउटर कोर में पहुंचते हैं, देयर इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि जो आपके तापमान की दर है वो बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, बट आपका जो प्रेशर है वो कम होता जा रहा है। और प्रेशर कम होने के कारण क्या है कि ये सीधा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। आगे फुल स्टॉप के बाद लिखिए, द आउटर कोर due to the outer core due to rotation of the earth, the outer core due to rotation of the earth, rotation of the earth, composed of outer core due to rotation of the earth composed of charged particles, composed of charged particles, which is responsible for the outer core due to rotation of the earth composed of charged particles, which is responsible for magnetic behavior or magnetic property present on the earth, not present on the earth, असली लिखिए magnetic property of the earth, magnetic behavior और magnetic प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। तो सिंपल कह रहे हैं कि यहाँ पे एक तो आपके पास जो लिक्विड है, वो लिक्विड क्या है, डिफरेंट टाइप के आयरन है और साथ साथ में आपके पास निकेल है। अब जब आयरन को अगर आप देखें, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये जब अर्थ के रोटेशन के साथ चार्ज पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, और जब वो मूव कर रहे हैं तो वो एक टाइप से चार्ज हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने आयरन के किसी रॉड के बीच में से करंट पास कर दिया तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी मटेरियल ये अर्थ की रोटेशन के साथ मूव कर रहा है, इसमें चार्जेस डेवलप हो चुके हैं, मतलब इसमें आवेश करंट आ चुका है, और वो जो करंट है ये इसको एक टाइप से मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इसलिए अर्थ की ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने की। फुल स्टॉप। Thus the rotating earth and liquid outer core, thus the rotating earth and liquid outer core both makes the earth a geomagnet, तो कह रहे कि रोटेट करती हुई अर्थ और साथ साथ में आउटर कोर का लिक्विड होना, दोनों ही अर्थ को एक जियो मैग्नेट का पार्ट बना देते हैं। मतलब इट बिहेव्स लाइक अ जियो मैग्नेट, जहां पे जो आपकी अर्थ है ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। जैसे कि आपका वो मैंने बताया था मैग्नेटिक लाइट्स आती है ना, इट इज ऑरोरा बोरिलियस एंड दूसरा आपके पास ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये दो लाइट्स हैं आपकी, जिसमें अगर आप देखेंगे जिसको नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं आप, तो ये भी इसलिए शो होती है क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है अर्थ की। तो ये आप देखते हैं नॉर्वे में देख सकते हैं, कनाडा में भी देखी गई, और ऑस्ट्रेलिया वाले साउथर्न पार्ट में भी आप देख सकते हैं। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल पे ये नॉर्दर्न एंड साउथर्न लाइट्स का कॉन्सेप्ट चलता है।
आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पोस्ट पे बहुत चल रहा था वो पिछले साल ज्यादा न्यूज में रहा क्योंकि ज्यादा मात्रा में देखने को मिली। नेक्स्ट अब आता है आउटर कोर के बाद, दैट इज सबसे डीपेस्ट पार्ट, दैट इज द इनर कोर। कोर का सेकंड पार्ट दैट इज इनर कोर। इनर कोर इनर कोर में देखिए, इसमें लिखिए इट इज वेरी डेंस सॉलिड, इट इज वेरी डेंस एंड सॉलिड पार्ट, वेरी डेंस एंड सॉलिड पार्ट। तो ये सबसे ज्यादा डेंस है और सॉलिड पार्ट है। डोमिनेटेड मोस्टली बाय आयरन, डोमिनेटेड मोस्टली बाय आयरन, तो मैक्सिमम यहां पे आपको आयरन देखने को मिलेगा। डोमिनेटेड मोस्टली बाय आयरन, तो यहां पे आयरन का कंटेंट ज्यादा है इंस्टेड ऑफ निकल। फुल स्टॉप। As the speed of P waves is, as the speed of P, ऐसे लिखिए आप, as the speed of P waves were highest, as the speed of P waves were highest, मतलब it is composed of denser material। तो वो आपने पहले लिखा है कि यहाँ पे very dense and सॉलिड, तो ये सॉलिड भी है साथ साथ में डेंस भी है। ज्यादातर यहाँ पे आपको पी वेव्स देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि पहले अगर आउटर कोर है तो वहां से तो बिहेवियर चेंज कर देंगे, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको पी ही देखने को मिलेगी। और पी भी ज्यादा स्पीड में क्यों? क्योंकि ये मटेरियल डेंसर मटेरियल से बना हुआ है। और पी वेव की एक आपकी प्रॉपर्टी है कि जो आपकी प्राइमरी है ये हमेशा ज्यादा जो डेंसर मटेरियल है वहां पे उनकी स्पीड अल्टीमेटली बढ़ती जाती है। सो ये आपके पार्ट्स हैं अर्थ के, डिफरेंट लेयर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स जो है आपकी अर्थ के, उसके ही पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो सिंपल, ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर देयर इज मेंटल, मेंटल के अंदर देयर इज कोर। वैसे ही हमने इसको देखा कि अगर आपको कंसेंट्रिक लेयर्स को देखना है तो पॉइंट ए पॉइंट बी यहां से लेके आपको अर्थ के बिल्कुल सेंटर पार्ट तक जाना पड़ेगा। एंड देयर इज अपर लेयर जिसको बोलते हैं क्रस्ट, फिर मेंटल एंड देन आपका बीच में कोर है। तो ऐसे ही करके पहले ये कंसेंट्रिक लेयर के हिसाब से देख लीजिए, बाकी आप इसको जो इसकी रेडियस है रेडियस के हिसाब से देख सकते हैं। एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 किलोमीटर। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको दोनों ही पार्ट्स को देखना है कि डायरेक्ट मेथड से इनडायरेक्ट मेथड से हाउ वी कैन स्टडी द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, वहां पे कौन कौन सी मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड में या सॉलिड में, और उसका कारण क्या है, टेम्परेचर प्रेशर का कैसे इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो ऑल्दो यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अभी एक डायग्राम बचता है, उस डायग्राम को हमने बनाना है जो भी आपने अभी पढ़ा था, दैट इज क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है एंड कोर क्या है, और उसके भी आगे फर्दर सब पार्ट्स। चित्र वही बनेगा जो आपने उसमें देखा था। बनाना शुरू करिए साथ साथ में। उसके बाद फिर आपका जो थ्योरी है दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सो अर्थ के ऊपर देयर आर कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट जैसे खत्म होते हैं देयर इज, और एरिया जिसे कहते हैं ओशन। सो जो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूं दिस इज कॉन्टिनेंट, राइट। इसके बाद जो आपके पास एरिया है दैट इज ब्लू कलर में वाटर एरिया, या फिर मतलब समंदर लगता है साथ में, जहां पे भी आपके कॉन्टिनेंट्स एंड हो रहे हैं, देन देयर इज अ ओशन। तो यहाँ पे साथ में लिखिए ओशन, राइट। ओशन के साथ में अगर आपको दिखना है तो सिंपल, अगर आप यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे कॉन्टिनेंटल, मतलब कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहाँ पे ओशन है तो ओशनिक क्रस्ट। अभी ओशन एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को मैं बार बार नहीं लगाऊंगा कितना इसका डेंसिटी है, सिंपल। आफ्टर दैट देयर इज अ लेयर, इसको थोड़ा सा ब्लू कलर नहीं यूज करना है इसमें।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओशनिक क्रस्ट, सॉरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड आफ्टर दैट दिस इज, इसको हटा दो यहाँ से, ओशनिक क्रस्ट, क्योंकि ऊपर तो ओशन है, ओशन के नीचे क्रस्ट। सो ये होती है आपकी 35 किलोमीटर, अगर माउंटेन्स है तो डबल हो जाएगा, यहाँ पे इट इज 5 किलोमीटर्स। तो डायग्राम के साथ साथ में आपको यहाँ पे फैक्ट भी लिखते जाना है, सो दैट आगे जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको इजी रहे। अब देयर इज अ लेयर जहाँ पे आपने देखा कि मटेरियल जो है वो सेमी सॉलिड या फिर सेमी मोल्टन मटेरियल में फॉर्म में है, तो दिस इज द लेयर ऑफ एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर कितने डिस्टेंस पे है? दैट इज 200। तो यहाँ पे लिखेंगे एस्थेनोस्फीयर, और यहाँ पे लिख दीजिए आप सीधा 200 किलोमीटर। एस्थेनोस्फीयर कौन सी लेयर में आता है बताइए? हाँ, मेंटल और क्रस्ट के बीच में है। सो देयर इज अ लाइन, यहां से स्टार्ट हो जाएगी और यहां पे आप लिखेंगे लोअर मेंटल, दिस इज लोअर मेंटल। लोअर मेंटल के बाद में नीचे आपका पार्ट है दैट इज अपर मेंटल। गलत नहीं हो गया? लग रही है? एक मिनट यहाँ पे सिंपल आप मेंशन करें अपर मेंटली लिखिए यहाँ पे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट इज अपर मेंटल। एंड दिस लाइन इसको हटाओ यहाँ से। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आउटर कोर एंड देन इनर कोर। अब जहां पे हम कह रहे हैं कि देयर इज क्रस्टल एंड मेंटल बाउंड्री, इसका क्या नाम था बाउंड्री का? एम से नहीं है, पढ़ के बताओ। मोहोमोरिक डिसकंटिन्यूटी। तो जहां पे इन दोनों की बाउंड्री बन रही है क्रस्ट की और मेंटल की, देन दिस इज मोहोमोरिक डिसकंटिन्यूटी। जहां पे मेंटल की और कोर की बन रही है डिस्काउंटिन्यूटी, इसको क्या कहेंगे? गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ऐसे मेंशन करना है क्योंकि आपने जो बातें अभी लिखी है, कंटेंट जो आपने यहाँ पे लिखा है उसी को ही आपने डायग्राम में सामने लिखना है। क्या हो गया? लोअर में इसमें मेंशन नहीं कर रहा ना, लोअर अगर आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं आप, लोअर मेंटल। उसको अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप इस पे फिर डॉटेड लाइन लगा दीजिए कि ये थोड़ा अलग अलग है ना, एक अपर पार्ट है एक लोअर पार्ट है, तो उसको बीच में डॉटेड पार्ट बना दीजिए। देन आउटर कोर है, देन इनर कोर है। अब आउटर कोर जहां पे लिख रहे हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करिए इट इज लिक्विड ब्रैकेट में या फिर ऐसे बॉक्स में, दिस इज इन लिक्विड स्टेट। अब जहां पे आपने ये डॉटेड लाइन के साथ रेड कलर बनाया है दैट इज, इसको आप मेंशन कर सकते हैं साथ में कि दिस इज मैग्मा। सो ये क्या है? कंपोज्ड ऑफ मैग्मा। इसी से ही मटेरियल बाहर इरप्ट होके निकलता है। सो दैट इज आपका पार्ट है डायग्राम का। इनफ है इतना, अगर आप इतना भी मेंशन कर देते हैं और साथ साथ में जो भी पॉइंट्स ऊपर लिखे तो वो आपके लिए स्कोरिंग पार्ट रहेगा। यहां पे मेंशन कर दीजिएगा कि दिस पॉइंट इज द रेडियस ऑफ अर्थ 6371 किलोमीटर्स। अब कुछ एक बुक्स में आपका ना यहाँ पे यहाँ का डिस्टेंस लिखा था, यहाँ का डिस्टेंस है कि ये कितने डिस्टेंस पे 2900, ये कितने पे है 700 पे, ये 200 पे। वो अगर आप डिस्टेंस याद करने लगेंगे फिर आप भूलेंगे, तो इसलिए सिंपल आपने नीचे मेंशन करना है कि दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब हम कॉन्टिनेंट से लेके
सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक हम इसको देख रहे हैं। सो मेन आपसे यही पॉइंट पूछे जाएंगे, बाकी आपसे नंबर नहीं पूछे जाते कि कौन कितने डिस्टेंस पे है, अनटिल अनलेस अगर आपका पेपर कोई वैसा ही है, CAPF एंड फलाना फलाना। अरे लिख लो नंबर यार, लिखना चाहते हो फिर बाद में कई बार होता है कि हमें लिखा ही नहीं नंबर। ये जो ओशनिक क्रस्ट है लगभग ये जाएगी 30 किलोमीटर तक, स्टेनोस्फीयर 200 किलोमीटर तक। अपर मेंटल जो है ये रहेगा आपका, अपर मेंटल रहेगा आपका 700 किलोमीटर तक, एंड आफ्टर दैट आउटर कोर है 2900 पे, इनर कोर है 5150 पे। दिस इज 5150 किलोमीटर्स, दिस इज 2900 किलोमीटर्स। ये है आपका अपर वाला पार्ट 700 किलोमीटर, स्टेनोस्फीयर 200 लिखा ही है, एंड ओशनिक क्रस्ट इज लगभग 30 किलोमीटर डाउन तक रहेगी। सिंपल। सो आपने इतना याद रखना है। सो ये अलग अलग नंबर्स हैं, डायग्राम रहने देते हैं, बना रहे होंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कहीं पे कोई मिस्टेक, कोई इशू? क्लास आपकी होगी लगभग 4:45 तक तो रहेगी। Why are the magnetic north-south poles and geographic north poles not the same? क्योंकि ये कह रहे हैं जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं वो अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल से ऑपोजिट क्यों होते हैं? क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स नहीं, अट्रैक्ट करते, रिपेल करते हैं। ऑपोजिट सेम रहेंगे तो अट्रैक्ट कर लेंगे, इसलिए जो अर्थ का आपका नॉर्थ पोल होता है, आपके मैग्नेट का वो साउथ पोल होता है ना। अगर सेम रहेगा तो फिर रिपेल करेगा, इसलिए आपके मैग्नेटिक, समझ रहे हो, चुंबक का जो नॉर्थ पोल है वो पृथ्वी के नॉर्थ पोल साउथ पोल से अलग होता है। होने का मतलब क्या है? क्योंकि दोनों अगर सेम रहेंगे तो फिर वो आपको डिफ्लेक्शन सही नहीं बताएगा। जो आप कंपास लेके घूमते थे ना क्लासेस में, तो फिर आपको वो सही नहीं बता पाएगा लोकेशन, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रखा जाता है। पूछो, कोई इशू नहीं, पूछने ही है, क्लास में पूछना ही पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट लगभग इतनी है। अब नीचे तक तो कोई नहीं गया, सेंटर ऑफ द अर्थ तक कोई नहीं गया। वही मशीन है, आपने इन कहते तरंगों को पढ़ा है, इन वेव्स को पढ़ा है आपने, उसमें उनकी इंटेंसिटी देखी है कि कितना मूवमेंट कर रहे हैं, तो वही है मेन। बस इनफ है ये। अगली थ्योरी फिर कल प्लेट टेक्टोनिक करेंगे। नेक्स्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। नहीं अभी तो 1 घंटा हुआ। नेक्स्ट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये थ्योरी दी थी हैरी हेस ने, उनका नाम है हैरी हेस। यूएस नेवी के एक ऑफिसर थे, ये कार्य दिया गया वही तार डालने का, टेलीग्राफ की तार बिछानी है आपको नॉर्थ अमेरिका से कहां पे, यूरोप तक ना, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डालना है। वहां पे पता लगा इनको, जो आपने देखा अभी पिक्चर में, जिसे कहते हैं ओशन बॉटम रिलीफ, की समंदर के नीचे की सतह पे कौन कौन से रिलीफ फीचर्स हैं, कैसे माउंटेन्स हैं, कैसे प्लेन्स हैं, कैसी छोटी पहाड़ियां, मिड ओशनिक रिजेस हैं, कैसे खाइयां हैं। तो पूरा का पूरा इनको तब पता लगा, क्योंकि उतरेंगे तभी पता लगेगा नीचे है क्या। तो पहली बार एक्सपीरियंस किया गया कि ओशन जो है वो प्लेन नहीं है, देयर आर मल्टीपल रिलीफ फीचर्स इनसाइड द ओशन। वहां पे उन्होंने कहा कि जो ओशन फ्लोर है, इसमें जो क्रस्ट है वो बनता टूटता रहता है, एवरीडे का फिनोमिना है, राइट। और ये यहाँ पे जितनी भी क्रस्ट है, जो ओशनिक क्रस्ट है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब मिलियंस ईयर पुरानी है, बट जो ओशन क्रस्ट है वो फ्यू ईयर्स पुरानी है, क्योंकि ये बार बार बनती है टूटती है, बनती है टूटती है, ये प्रोसेस इसमें चलती रहती है। सो इसके बारे में लिखना शुरू करिए, तब तक हो ही जाएगा आपका टाइम। इसमें आप लिखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी गिवन बाय हैरी हेस। सिंपल पहली लाइन ये लिखनी है, इट वाज गिवन बाय हैरी हेस, है ना। आगे लिखिए अकॉर्डिंग टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, according to sea floor spreading
theory ocean floor behaves like a conveyor belt. Ocean floor behaves like a conveyor belt. Ocean floor behaves like a conveyor belt where it is continuously created along where it is continuously created along the oceanic ridges, continuously created along the mid-oceanic ridges, MOR, mid-oceanic ridges, and destroyed along the trenches. समझ गए? अब इसके बाद डायग्राम बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बोल रहे हैं कि हैरी हस ने कहा कि जो ओशन फ्लोर है वो स्प्रेड होता रहता है, एवरी डे वहां पे चीजें बनती हैं, टूटती हैं। बनती कहाँ पे? जहां से मैग्मा लावा ऊपर की तरफ को राइज कर रहा है, देन मिड ओशनिक रिजेस से बनती जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो मिड ओशनिक रिजेस है ये डिन्यूड होती रहती है, मतलब इनका अपरदन होता है, इरोजन होता है। इरोजन के बाद ये मटेरियल पूरा का पूरा अगेन ट्रेंच में जाके गिर जाता है। अब गिराने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। डायग्राम बनाना मुझे भी नहीं अच्छा लगता, बट दिस इज दी। हाँ जी, ऐसे कैसे कल करा देना, आज ही होएगा ये। अब जा रहे हैं, चल पे पहले क्या काम पड़ गया आपको? 10 भज गए। हाँ जी, देखो जाने वाले जाएंगे, है ना। रिकॉर्डिंग हो रही है, जब देखना होगा तो देख लेंगे, इतनी टेंशन नहीं लेने का। क्लास चलाओ, वैसे भी चले भी जाओगे, घर जाके भी क्या करना है आपने? ऐसा बताइए, क्या इंपॉर्टेंट काम है? घर जाके सफाई करनी है, कुछ काम करना है, नहीं करना है, की काम करना है? आप तो भाई इतने टाइम बाद आए, इसको तो मैं वैसे नहीं भेजूंगा, ये तो पूरी क्लास लगाएगा आज। कदे कदे होंगे है ना क्लास दे विच। सो प्लीज थोड़ा ध्यान दे इधर। चलो अच्छा हो गया। इसको रिलेट करना पता किससे? जो भी पिक्चर देखी थी आपने, यहाँ पे भी कॉन्टिनेंट था, वहां पे भी कॉन्टिनेंट था, बीच में समंदर था, राइट। वहां पे भी ऐसे ही था, ऊपर ओशन फ्लोर था, प्लेन एरिया, जिसके ऊपर आपकी ऐसे छोटी छोटी बन रखी थी मिड ओशनिक रिजेस। अब इनका साइज जो है वो धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है, क्योंकि इनका अपरदन होता रहता है, राइट। अभी गिरेगा कहाँ पे? दिस इज ट्रेंच, दिस पार्ट इज ट्रेंच, इसको बाद में करते हैं मेंशन। अब इसके नीचे क्या है? एस्थेनोस्फीयर, राइट। एस्थेनोस्फीयर आपने उसमें भी देखा, अभी जो डायग्राम बनाई थी कि ऊपर आपका कॉन्टिनेंट, देन ओशन, ओशन के नीचे ओशनिक क्रस्ट के नीचे देयर इज एस्थेनोस्फीयर, उसी के ऊपर आपकी प्लेट टिकी हुई है। सो अभी हम बनाएंगे मैग्मा या लावा। सो वहां पे आपके पास ऑप्शन है, सीधा हो जाओ। अरे भैया, अब आपको यहाँ पे
वो जो कन्वेक्शनल करंट आपने पढ़े थे कि देयर इज कन्वेक्शनल करंट इनसाइड द अर्थ, ये कन्वेक्शनल करंट से ये क्या बनाएंगे यहाँ पे, मैग्मा। सेम डायग्राम आपको यहाँ पे बनानी है, प्लीज बनाते जाइए साथ साथ में। विदाउट डायग्राम आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा डायग्राम की जरूरत पड़ती है। दिस इज ऑल्सो मैग्मा, यहाँ पे भी देयर इज मैग्मा। अगेन इसके नीचे भी देयर इज मैग्मा। चाहे आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, चाहे ओशनिक क्रस्ट है, डीप इनसाइड द अर्थ देयर इज स्टेनोस्फीयर, और उसी स्टेनोस्फीयर में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैग्मा, एंड दिस इज द मैग्मा व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिलीफ फीचर इनसाइड द ओशन। ठीक है, जहां पे कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट मिल रही है उसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं? दिस इज कॉन्टिनेंट, और एक कॉन्टिनेंट आएगा ये, दिस इज ओशनिक क्रस्ट, दिस इज ओशनिक क्रस्ट। एक मिनट, इसको लिखिएगा आप ओशनिक, दिस इज ऑल्सो ओशनिक। जहां पे कॉन्टिनेंट और ओशन मिलता है दैट इज अ पॉइंट, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। आपने जो थ्योरी की थी लास्ट टाइम जिसका नाम था, हाँ, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जहां पे दो प्लेट एक दूसरे के पास जा रही हैं, तो ये दोनों प्लेट आप एक दूसरे के आसपास जा रही है, दैट इज कन्वर्जेंस। दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है क्योंकि देयर इज अ गैप, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। तो जब प्लेट एक दूसरे के पास आएंगी तो इसको कहेंगे हम कन्वर्जेंस, कि कन्वर्ज हो रही है, मर्ज हो रही है एक दूसरे में। डाइवर्जन का मतलब क्या है कि एक दूसरे से अलग जा रही है। अगेन कॉन्टिनेंट ओशियन यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंस। मतलब ये पार्ट कन्वर्जेंस, ये पार्ट डाइवर्जेंट, ये पार्ट भी कन्वर्जेंस, ऐसे करके। ठीक है, ओके। दो प्लेट्स एक दूसरे के पास जा रही है, डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये है ओशनिक प्लेट, एक दूसरे के आसपास जा रही है ना, तो उस चक्कर में इसको आप ऐसे एरो लगा सकते हैं। अगेन अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा तो इसको ऐसे एरो लगाइए, इसको ऐसे एरो लगाइए। अब ये जो प्लेट्स हैं ओशनिक, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, डाइवर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग हो रही है। नहीं, ये है आपका कन्वर्जेंस पॉइंट, जहां पे दोनों अलग अलग हो रही है। ये ट्रेंच ही है, एक टाइप से छोटी ट्रेंच है, पर प्रॉपर ट्रेंच ही है। दिस पार्ट ये भी ट्रेंच ही है, बट यहाँ से मैग्मा बाहर निकलेगा, राइट। एक टाइप से ये यहाँ पे खड्डा है, और वही ट्रेंच भी कह सकते हैं आप इसको, पर ट्रेंच की कैटेगरी में नहीं आएगा, ट्रेंच बहुत गहरी होती है। आगे आप प्लेट टेक्टोनिक में देखेंगे कि हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द अर्थ आर ऑलवेज लोकेटेड अलोंग या फिर टू द साइड ऑफ अपना ट्रेंच के बिल्कुल साइड में ही आपके बड़े बड़े माउंटेन्स पाए जाते हैं। ये देखेंगे थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक में सब क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल आप इसमें देखिए कि ओशिनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग जा रही है, कॉन्टिनेंटल और ओशन कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पे भी ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्ज हो रही है। सो अभी मैंने आपको बताया था कि कूलिंग हुई जब अर्थ की, तो कूलिंग के टाइम पे कुछ एक चीज मटेरियल जो वो सेटल डाउन हो गए, कुछ एक मटेरियल जो कि सेटल डाउन नहीं हो पाए, जिसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। अब ये एस्थेनोस्फीयर लावा मैग्मा बाहर निकलता है, ट्रैप हीट है ये इनसाइड द अर्थ, अब कभी ना कभी इसके बाहर निकलना है। अब यही मैग्मा जो है यहाँ से इरप्ट होता है। जब आप कहते हैं कि देयर इज अ वोल्केनिक इरप्शन इनसाइड द ओशन, तो ये मैग्मा या लावा जो है ये ट्राई करेगा बाहर निकलने की, यहाँ से ये मैग्मा इरप्ट होगा। इरप्ट होने के बाद ये मैग्मा जो है दोनों साइड पे, क्योंकि ये एरिया है, इस एरिया से जब इरप्ट होगा तो इस साइड पे भी ये कन्वर्ज होगा, सिंपल डिपॉजिट करेगा अपने सेडिमेंट्स को, राइट, और दूसरी साइड से भी। अब ये यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है मटेरियल को, तो ये सबसे बड़ा ऊंचा पार्ट होगा, राइट, ये सबसे ज्यादा हाइट पे होगा, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको इसको और ज्यादा करना है तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट करता जा रहा है। अब इसमें ये मटेरियल जब डिपॉजिट होता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिन्यूड होता है, मींस इसका इरोजन होता जाता है, इसका साइज कम होता जाता है, फिर अगेन ये नॉर्मल सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेडिमेंट्स सीधे इस ट्रेंच के थ्रू
ओशन में चले जाते हैं, फिर दोबारा ये मैग्मा का पार्ट बन जाता है, फिर ये मैग्मा इरप्ट होगा, फिर वही सेम एक्टिविटी चलती रहेगी। अगेन दिस इज ऑल्सो अ ट्रेंच। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, मटेरियल और ज्यादा डिन्यूड होता जाएगा, डिन्यूड होने के बाद सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होगा, और सेडिमेंट्स के बाद अगेन ये मैग्मा का पार्ट बन जाएगा। तो आपने जो 3-4 लाइन लिखी है स्टार्टिंग में, उनको दोबारा पढ़िए और उसमें देखिए इसमें क्या बात की जा रही है। उसमें आपने ये लिखा कि इस थ्योरी के हिसाब से जो सी फ्लोर है, ये जो आपका समंदर के नीचे का, दिस इज सी फ्लोर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सी फ्लोर बिहेव्स लाइक अ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट कैसे? मैग्मा आ रहा है, मिड ओशनिक रिजेस बना रहा है, यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस बनाने के बाद ये मिड ओशनिक रिजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इरोजन के साथ डिन्यूड हो रही है। डिन्यूड होने के बाद फिर मटेरियल यहाँ पे चला जा रहा है, फिर ये पार्ट ऑफ मैग्मा बन जा रहा है। यही मैग्मा अगेन इरप्ट होता है, फिर से आपकी मिड ओशनिक रिजेस बनाता है, देन अगेन ये डिन्यूड होती है। तो ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि दिस इज कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट का मतलब क्या है कि साइक्लिक प्रोसेस में ये मटेरियल बनता है, टूटता है। सो ocean floor या crust behaves like a conveyor belt where it is continuously created along the mid oceanic ridges। तो जहां पे ये बनता है उसको कहते हैं mid oceanic ridges, और जहां पे denuded होता है उसको कहते हैं trench। तो इसमें लिखा है कि it is created along the mid oceanic ridges while it is destroyed at the trenches। तो trenches के एरियाज में जाके ये टूटता है और mid oceanic ridges की फॉर्म में ये बनता जाता है। आगे देखिए इसमें the rising limbs, आगे लिखना है अभी आपने डायग्राम के बाद, द राइजिंग लिम्स ऑफ द, ये रेड कलर दिख रहा है आपको पीछे, द राइजिंग लिम्स ऑफ द कन्वेक्शनल करंट, द राइजिंग लिम्स ऑफ द कन्वेक्शनल करंट, the rising limbs of the convectional current breaks the oceanic crust, breaks the oceanic crust. The rising limbs of the convectional current breaks the oceanic crust and causes divergence, divergence सिंपल, इसको भी समझिए along with आपका डायग्राम। ये कह रहे हैं कि जो ये मैग्मा है, मैग्मा या लावा जिसे आप कहते हैं, तो मैग्मा के जो कन्वेक्शनल करंट है जो कि ऊपर की तरफ को राइज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो आपका ओशनिक क्रस्ट है, ओशन के नीचे जो आपका क्रस्टल पार्ट है या ओशन फ्लोर पे जितने भी आपका क्रस्ट है उसको ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। तोड़ने के बाद इस मटेरियल को ऊपर की तरफ को पुश कर रहे हैं, और जब ये पुश कर रहे हैं तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है। यहाँ पे देखिए आपने कहा द राइजिंग लिम्स, ये जो करंट ऊपर की तरफ को उठते जा रहे हैं, राइज कर रहे हैं, दीज करंट्स ब्रेक्स द ओशनिक क्रस्ट, कि इसके नीचे जितने भी ओशनिक क्रस्ट है, जितना भी मटेरियल उसको तोड़ रहे हैं। देन ये मटेरियल जब ऊपर की तरफ को इरप्ट हो रहा है तो ये दोनों साइड से इसको डाइवर्ज कर रहा है, आधा मटेरियल एक साइड पे, आधा मटेरियल दूसरी साइड पे। सो द राइजिंग लिम्स ऑफ द ओशनिक, सॉरी, द राइजिंग लिम्स ऑफ द convectional current breaks the oceanic crust and causes divergence। रिसाइकलिंग ना करे तो वो मटेरियल जैसा बना है, जैसे लैंड के आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल माउंट कैलाश जहाँ पे है वहीं पे ही है, बार बार टूटता बनता नहीं है वो, तो नीचे जो मटेरियल होगा वो भी वहीं पे सेटल रहेगा, मतलब हर बार नई मिट्टी बन के नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपके पास क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो बहुत सदियों साल पुरानी है, मिलियंस ऑफ ईयर आपकी वो ओल्ड है, बट समंदर में ये एक्टिविटी नहीं होती, वहां पे ओशन फ्लोर के नीचे ये एक्टिविटी चलती रहती है और हर बार ओशनिक क्रस्ट नहीं बन के आती। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास ओशन में जो क्रस्ट है वो फ्यू ईयर पुरानी है, बट की जो कॉन्टिनेंट के ऊपर है वो मिलियंस या बिलियंस ईयर पुरानी है। सो इट ब्रेक्स द ओशनिक क्रस्ट एंड कॉजेस डाइवर्जेंस, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, cooling and solidification of magma, cooling and solidification of magma gives rise to, solidification of magma give rise to the formation of
मिड ओशनिक रिजेस, फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशनिक रिजेस। तो सिंपली इसमें कह रहे हैं कि जो ये मैग्मा या लावा जितना भी ऊपर की तरफ को इरप्ट हो रहा है, राइज कर रहा है, इट विल कूल डाउन। क्यों? क्योंकि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर जो कि ठंडा है, और इस मटेरियल को वो कूल करेगा, देन सॉलिडिफाई मतलब इसको सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा, एंड देन इट विल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशनिक रिजेस। तो ये इस आगे चलकर जितना मैग्मा या लावा ऊपर की तरफ को आ रहा है, इट विल सॉलिडिफाई, और ऐसे ये मिड ओशनिक रिजेस बनती जाएंगी। अब सबसे न्यू जो बनी होगी उसकी हाइट ज्यादा होगी, उसके बाद जो पुरानी होगी उनका हाइट अलग अलग रहेगा, एंड देन अगेन इरोजन के बाद नीचे ही मटेरियल आपका ओशन फ्लोर का या ओशन क्रस्ट का पार्ट बनेगा। सो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशनिक रिजेस। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। अब लिखिए, एज द सी फ्लोर स्प्रेड, एज द सी फ्लोर स्प्रेड, न्यू रिजेस आर क्रिएटेड। As the sea floor spread, new ridges RIDGES. As the sea floor spreads, new ridges are created along the divergent boundaries, new ridges are created along the divergent boundary, whereas the older ridges denuded to become the part of oceanic crust। तो सिंपल कह रहे हैं जो नई रिजेस बन रही हैं आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री के पास, तो उनको तो उन्होंने कह दिया कि ये नई रिजेस जो है हमेशा डाइवर्जेंट बाउंड्री के पास बनेगी। जो पुरानी रिजेस हैं वो टूटती जाएंगी, टूटते देन दे विल बिकम द पार्ट ऑफ मैग्मा, मतलब फिर से वो समंदर के पानी के नीचे चले जाएंगी, एंड देन दे बिकम द ओशनिक क्रस्ट। सो अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो जो न्यू मटेरियल है वो यहाँ से जा रहा है, नए मटेरियल यहाँ पे बनता जा रहा है, ये डिन्यूड हो रहा है, साइज छोटा होता जाता है, फिर मटेरियल फिर अगेन ये यहीं पे ही पार्ट ऑफ मैग्मा बन जा रहा है। यहाँ पे भी सेम एक्टिविटी हो रही है, फिर दोबारा राइज करेगा, फिर बनेगा, टूटेगा। दिस इज दी प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस जिसे आप कहते हैं कि ये ओशन फ्लोर खुद ही एक कन्वेयर बेल्ट है जहां पे चीजें बनती हैं और टूटती रहती हैं। नेक्स्ट, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, एट द जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, continental crust and oceanic crust, कोमा, मतलब जहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा ओशनिक क्रस्ट एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जंक्शन मीन जहां पे स्टेशन है इनका, मिलते हैं जहां पे। सो एट द जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट being denser, oceanic crust being denser, subducts का मतलब होता है goes below, नीचे चले जाना, goes below, जो चीज नीचे की तरफ को झुक जा रही है। तो सिंपली कह रहे हैं एट द जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड oceanic crust being denser, subducts forming trenches,
PRENCESCHS, अरे हटो। सो सिंपल, आपने शुरुआत से ही पढ़ा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो लाइटर होती है, ओशनिक क्रस्ट जो है वो हैवी होती है। हैवी चीज हमेशा नीचे की तरफ को गोज बिलो, दैट विल सबडक्ट। अब मान लीजिए दोनों की डेंसिटी लगभग एक बराबर हो, तो एक को तो सबडक्ट होना है, दूसरे को क्या होना, अबडक्ट होना है। एक ऊपर की तरफ जाएगा, इट विल गोज अबव, इट विल गो अबव, दूसरा जो है वो डाउन जाएगा, इट विल गो डाउन या फिर गोज बिलो। तो ये कह रहे हैं कि जहां पे इनका जंक्शन है कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट का, वहां पे जो ओशनिक क्रस्ट है वो नीचे की तरफ को जा रही है, जिसे आप कहते हैं, दैट इज यहाँ पे लिखा भी है ये पॉइंट। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये, यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट है। ओशनिक क्रस्ट जो है वो हैवी होती है, इसका जो टोटल डेंसिटी दैट इज 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, उसका 2.8 ग्राम। तो ये नीचे की तरफ को जा रही है, जहां पे नीचे की तरफ को जा रहा है, दिस पॉइंट इज नोन एज ट्रेंच। वो आपने दूसरी पिक्चर में भी देखा, राइट? दूसरी पिक्चर में आपको दिखाऊंगा लेटर ऑन, पहले आप लिख लीजिए इसको, ठीक है? तो वहां पे ट्रेंच बनती है, फुल स्टॉप। दिस ओशनिक क्रस्ट देन destroyed, this oceanic crust then destroyed, this oceanic crust then destroyed and becomes part of magma, and becomes part of magma। तो जब ये ट्रेंच से नीचे की तरफ को जाएगा, इट विल सबडक्ट, इट विल बिकम दी पार्ट ऑफ मैग्मा, तो ये मैग्मा का ही पार्ट बन जाएगा। फिर वही प्रोसेस चलेगी रिपीटेडली। अब इन्होंने ये सारी की सारी थ्योरी जो करवाई, बट आर दी एविडेंसेस, उसमें एविडेंस क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो कि आपको लग रहा है कि ये जो इसमें बातें की गई, चाहे वो मिड ओशनिक रिज है, चाहे आपका ओशन फ्लोर है, चाहे वोल्केनिक माउंटेन्स है, तो इसमें कुछ एक एविडेंसेस भी हैं। जैसे हमने पहले भी देखा कि देयर इज एविडेंसेस, देयर आर assumptions, और कुछ ना कुछ उसमें आपने क्रिटिसिज्म भी की, एंड देन एंड में आपने उसमें एक कंक्लूजन तक पहुंचे। तो इसमें भी आप लिखिए एविडेंसेस, कौन कौन से एविडेंसेस है इस थ्योरी के फेवर में। सो व्हाट आर द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी? सो यहां पे लिखिए एविडेंसेस। फर्स्ट एविडेंस, प्रेजेंस ऑफ मिड ओशनिक रिजेस। तो बहुत सारी यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस है, लगभग 78,000 किलोमीटर तक का एरिया जो कि समंदर के नीचे ये अपना पार्ट बनाते हैं। तो उसमें लिखिए प्रेजेंस ऑफ मिड ओशनिक रिजेस, प्रेजेंस ऑफ मिड ओशनिक रिजेस which is the longest mountain system on the earth, longest mountain system on the earth, longest mountain system on the earth, running unbroken for 78,000 kilometers, running unbroken for 78,000 kilometers, 78,000 किलोमीटर से कह रहे हैं कि जो मिड ओशनिक रिजेस असल में जो समंदर के नीचे पाई जाती हैं, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। मतलब इतनी लंबी रेंज कोई है ही नहीं, राइट? हिमालय कितने, लगभग 2500 किलोमीटर तक लंबाई है उनकी, चौड़ाई अगर बात करें तो, मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 78,000 किलोमीटर, और ये कंटिन्यूटी में, ऐसा नहीं कि बीच में टूट गया फिर दोबारा रेंज आई, ये कंटिन्यू है। तो इसलिए इट इज लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑन द अर्थ दैट इज रनिंग अनब्रोकन फॉर 78,000 किलोमीटर। तो इससे पहला प्रूफ ये है कि मिड ओशनिक रिजेस सच में आपके ओशन फ्लोर के ऊपर पाई जाती है। सेकंड पॉइंट लिखिए, द रॉक्स
same age are found at an equal distance. The rocks of same age are found at an equal distance away from mid oceanic ridges. तो इसमें कह रहे हैं कि कुछ एक रॉक्स हैं, कुछ एक चट्टाने जो कि सेम एज की हैं, मतलब सेम टाइम पे बनी हैं, वो एक इक्वल डिस्टेंस पे पाई जाती है मिड ओशनिक रीजन में। कैसे? क्योंकि वो रॉक पहले एक ओशन क्रस्ट का पार्ट थी, वो टूटी, फिर मिड ओशनिक रीज बनी, मिड ओशनिक रीज से फिर ट्रेंच में चली गई, तो बार बार वहीं पे मिलती है वो। अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल, अगर आपका सिल्ट है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का सिल्ट है, तो मैग्नीशियम का सिल्ट पानी के हिसाब से बह जाना चाहिए, और वो बहता नहीं है, वो उसी एरिया पे सेम डिस्टेंस पे इक्वल अमाउंट में वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो इक्वल डिस्टेंस पे आपको सेम रॉक्स जो पहले पाई जाती थी वो भी वहीं पे देखने को आपको मिलेगी। मतलब ये प्रोसेस साइक्लिक है, जो चीजें बनती हैं वही टूटती हैं एंड अगेन वही ऊपर की तरफ को राइज करती हैं। सो नेक्स्ट लिखिए, ग्रेटर ओशनिक टेम्परेचर एट greater oceanic temperature at the top of mid oceanic ridges. The greater oceanic temperature at the top of mid oceanic ridges because of volcanic eruptions. Because of volcanic eruption. तो ये जो यहाँ पे volcanic eruption हो रहा है, that is एक टाइप से ये eruption है, और ये फिशर टाइप का eruption है। अगर इसको मैं कहूँ तो वायलेंट नहीं है, धीरे धीरे मटेरियल निकल रहा है ना बाहर को, ऐसा तो नहीं कोई बड़ा धमाका कर रहा है कि अर्थ के समंदर के बीच में लहरों की स्पीड बढ़ जा रही है, सुनामी आ जा रही है। हौली हौली मटेरियल ऊपर की तरफ की आ रहा है, जमा हो जा रहा है, फिर नीचे गिर जा रहा है। बट अगर ये वायलेंट टाइप का होगा, जिसको आप कहते हैं हिंसक ज्वालामुखी गतिविधि, अगर ये हिंसक हो, वायलेंट हो, तो ये नॉर्मली नहीं चलेगा, फिर ये धमाका करेगा, पूरे के पूरे क्रस्ट को यहाँ पे तोड़ देगा, और उससे बहुत सारी जो समंदर में एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी प्रभावित होंगी। बट ये फिशर टाइप का है, स्लो मूवमेंट है। तो ये कह रहे हैं कि जो मिड ओशनिक रीजेस बनती है उसके ऊपर अगर आप देखें तो हमेशा गर्म पानी मिलता है, टेम्परेचर ज्यादा मिलता है, क्योंकि नीचे से हीट आ रही है, मैग्मा लावा जो वो हीट छोड़ रहा है। तो ये भी एक टाइप से प्रूव करता है कि जो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है ये कहीं ना कहीं एक टाइप से करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट पे आइए, फोर्थ पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ ट्रेंचेस विच आर ऑलवेज पैरेलल, presence of trenches which are always parallel to continental margins, especially fold mountains, तो इसमें सिंपल ये कह रहे हैं कि जितने भी आपके ट्रेंचेस हैं देट आर ऑलवेज नियर टू कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जहां पे कॉन्टिनेंट और समंदर मिलते हैं उसी एरिया में ट्रेंच आपको देखने को मिलती है। जैसे आपने डायग्राम में देखा कि वहां पे कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के साथ में आपका ओशनिक क्रस्ट है, उनके बीचों बीच एक ट्रेंच पाई जाती है। तो ज्यादातर ट्रेंचेस हमेशा पैरेलल होंगी नियर दी कॉन्टिनेंटल मार्जिन, द पॉइंट वेयर कॉन्टिनेंट एंड ओशन मीट्स, उस एरिया में हमेशा आपको ट्रेंच देखने को मिलेगी। तो ये भी एक पुख्ता सबूत है कि थ्योरी सही है, सिद्धांत जो दिया गया है इसका वो सही है। रिजेस का मतलब होता है ऊंची चोटियां, जैसे ऐसे ना, दीज आर दी चोटियां। जैसे शिमला गए होंगे कभी आप, तो शिमला में ऊपर एक मैदान है जिसको बोलते हैं रिज मैदान। रिज मीन्स ऊंची पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी के ऊपर मैदान बनाया गया, दैट इज रिज मैदान।
सो नेक्स्ट, है फिफ्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू conventional theories, sorry, not conventional, but according to conventional theories, according to conventional मतलब परंपरागत, according to conventional theories, according to conventional theories, ट्रेंच और कैनियन अलग अलग हैं। कैनियन आपका लैंड एरिया में पाया जाता है, गॉर्जेस एंड कैनियन कराएंगे आपको, सब आएगा ये आपका पार्ट। ट्रेंच का मतलब होता है समंदर के सतह के नीचे पाई जाने वाली खाइयां, बहुत बड़ी बड़े, एक टाइप से माइंस नहीं कह सकते बट खाइयां कह सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल थ्योरीज, द एज ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, the age of continental crust and oceanic, the age of continental crust and oceanic crust must be same, तो पुरानी जो थ्योरी है उसके हिसाब से जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और जो ओशनिक क्रस्ट है, देयर एज शुड बी सेम, मतलब एक बराबर होने चाहिए, फुल स्टॉप। बट द रीसेंट फाइंडिंग्स हैव रिपोर्टेड दैट, recent findings have reported that the age of continental crust is 4.2 billion years, 4.2 billion years, whereas the age of oceanic crust is few years older. तो कह रहे हैं कि जो पुरानी आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये बहुत पुरानी है, इसका जो एज है वो है 4.2 बिलियन ईयर्स अगो, तब से बनी हुई है ये। बट आपकी जो ये ओशनिक क्रस्ट है, इट इज जस्ट फ्यू ईयर्स ओल्डर, थोड़ी ही पुरानी, ज्यादा पुरानी नहीं है। सो यहां तक थी आपकी थ्योरी। नेक्स्ट जो है दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करेंगे कल हो जाए, बट होगी नहीं क्योंकि वो प्लेट टेक्टोनिक है। वहां पे मल्टीपल टाइप्स की प्लेट्स हैं, जब दो प्लेट मिलेंगी भिड़ेंगी आपस में तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या होगा, दो प्लेट्स पैरेलल चली जाएंगी या एक दूसरे को आसपास से निकल जाएंगी, है ना, पैरेलल ही सिंपल, तो उसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। दूसरा है एक आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, लास्ट है आपकी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट में कन्वर्ज होंगी, बहुत खतरनाक इवेंट है। डाइवर्जेंट में यही एक्टिविटी, सेम यही कहानी आएगी उसमें, और मैं लिखाऊंगा नहीं आपको, ठीक है। जो आपने एविडेंस से पहले लिखा है ना, वही डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, सेम उसमें आपकी डायग्राम जाती है। हमारा जो मेन है दैट इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिमालय उससे बने हैं और वही आपकी इंडियन ज्योग्राफी में भी आते हैं, तो वो रिपीट नहीं होगी फिर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय यहाँ हो गया तो वहां पे सिर्फ हमने हिमालय के नाम लिखने भी, ग्रेटर में क्या है, मिडल में क्या है, और आउटर जो है जिसको आप शिवालिक कहते हैं, वहां पे कौन कौन सी प्रजाति है, कौन कौन से आपके माउंटेन्स है, कौन से पासिस हैं, कौन सी रिवर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है वहां पे। बट ये कहानी नहीं लिखेंगे कैसे बना, क्या हुआ, जियोलॉजी नहीं करेंगे उसमें। वैसे ही आपके ओशन करंट में भी ऐसा ही है ना, क्लाइमेटोलॉजी में भी वैसे ही है, उसमें सिर्फ आप इंडिया का पार्ट देखेंगे, बाकी सब यहाँ पे मैं आपको वही कह दूंगा कि रेफर टू डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री या फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की कैसे बने हिमालय, ठीक है। सो अभी के लिए आप ब्रेक ही ले लीजिए, छुट्टी आपकी, बाकी कल करेंगे प्लेट टेक्टोनिक। और कल आपका टेस्ट होगा, टेस्ट कौन सा होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और जो आज किया आपने,
इसको मत करना, सी फ्लोर मत करना। सी फ्लोर से पहले जो आपने किया था अर्थक्वेक एंड ये हाइपोसेंटर फोकस और सिस्मिक वेव्स, बस ये पढ़ना आपने। और इससे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसका और प्लेट टेक्टोनिक का इकट्ठा टेस्ट, वो देखते हैं बाद में। सो आप अभी ब्रेक लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बीच बीच में अपना जो भी रिवीजन है, असाइनमेंट है, कंप्लीट करें। सर ट्रेंचेस प्रेजेंट है ये कैसे पता चला? बिकॉज बहुत सारी स्टडीज की गई ना इसमें। मैंने आपको बताया कि जो हैरी हसन ये नेवल ऑफिसर्स थे, इनकी ड्यूटी लगाई गई थी टेलीग्राफ लाइन बिछाने के लिए। तो जब उन्होंने वहां पे वायर बिछाई तो वहां पे इन्होंने सोचा सब प्लेन होगा, बट प्लेन नहीं था, मल्टीपल वहां पे चीजें देखने को मिली।